देखेंगे। इसमें वन लाइनर जो है और जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव है बहुत बड़ा है। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे PDF रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट एक, मतलब बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे। तो देखिए इसमें भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, यानी उन्होंने भूगर्भ वैज्ञानिक का मतलब होता है कि धरती की खुदाई करने वाले, उसमें से जो निकलता है उसका विश्लेषण भी करते थे, और पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण की शुरुआत की। यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भू वैज्ञानिक और पुरातत्वविद जो थे वो 1863 ईस्वी में भारत में उन्होंने अन्वेषण शुरुआत किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने, याद रखिएगा, थॉमसन। यानी कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपनहेगन आप अधिकतर यहाँ पे सम्मेलन सुनते होंगे। संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग, ठीक है। पहले पाषाणकालीन था, फिर कांस्य हुआ, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखिएगा, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता में लौह युगीन आ गया। तो इसका विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था, ठीक है। आगे देखने वाली बात है कि डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लौह युग त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसका वर्गीकरण किया। जो अभी हम लोग 1863 ईस्वी में पढ़े थे किनका? रॉबर्ट ब्रूस फुट का। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1836 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो देखिए पुरातत्वविद उत्खनन करता थे, ठीक है। देखिए भारतीय इतिहास में अलेक्जेंडर जो री थे, और जैसे कि वाल्टर इलगेट के बारे में पहले भी सुने होंगे। तो ये पुरातत्वविद उत्खनन करता थे, जो कि धरती से कोई भी खनन होता था तो उसको खनन करवाते थे और उसका विश्लेषण करते थे। अगला है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ मिला था। तो आप दो चीज़ पढ़े होंगे, एक तो आप पशुपालन पढ़िएगा, फिर उसके बाद कृषि देखिएगा, और फिर उसके बाद आग देखिए। पशुपालन का प्रारंभ दोस्तों मध्य पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। तो हम लोग आग और पहिए का आविष्कार देखे कि कृषि जो हुआ था दोस्तों, यह नव पाषाण काल में स्टार्ट हो गया, जो कि जाकर मुख्यतः मध्य काल के बाद नव पाषाण काल देखिएगा। तो आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। तो आपसे अगर कभी पूछे कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से भारत में मिला है, तो एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश, एक बागोर राजस्थान, ठीक है। जिला भी दिया है, आदमगढ़ नर्मदापुरम में है, बागोर भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? बोल रहे कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में, मध्य काल का पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ लगा दिया मध्य काल, नव पाषाण काल नहीं पूछा है, ओनली मध्य। तो मध्य काल में आपको आदमगढ़ और बागोर। तो देखिए आदमगढ़ जो कि हमने नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में देखा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिलते हैं? तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, हड्डी के उपकरण, ये हम लोग इसमें बहुत सारे उपकरण ही अधिकतर पढ़ते हैं। तो हड्डी के उपकरण दोस्तों है, यह महदहा से भी है और सराय नाहर राय से भी है। तो देखिए पहले हम लोग को जब हम 2019 में जो घटना चक्र लिए थे तो उसमें सिर्फ महदहा ही था, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में इतना एग्जाम में व्याख्या हो रही है, दिन प्रतिदिन ट्रेंडिंग क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है। तो सराय नाहर हम उस समय नहीं पढ़े थे, हम जब ये पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि महदहा ही हम देखे हैं, महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। मध्य पाषाणिक काल यानी पूरा पाषाण के बाद जो मध्य पाषाण होता है, महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों को उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र एवं बुच्चल खारा एवं संकुल क्षेत्र कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया है। बुच्चल खारा संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंह का निर्मित उपकरण एवं आभूषण मिले हैं, ठीक है। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में, मतलब बहुत ही कम, जो कि पहले भी बता दी कि मैं ये नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ एक चीज़ लगा रहा है कि अल्प मात्रा में यानी थोड़ी सी मात्रा में यहाँ मिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अभी हम लोग बाहर पढ़े
सराय नाहर राय, ऑप्शन नंबर ए, या महदाहा, दोनों होगा। निम्नलिखित पशानिक मध्य पशानिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजे। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे दोस्त, क्या होता है ना कि मतलब नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं और ये नया ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर पैसरा, लेखिया, भानपुर एवं महदाहा, मतलब पश्चिम से पूर्व, यानी कहने कि जब हम मैप देखेंगे तो इधर से पश्चिम, इधर से पूर्व, गुजरात की तरफ से चलना है, आंध्र प्रदेश की तरफ चलना है, ठीक है। महदाहा हमने अभी उत्तर प्रदेश में देखा। लेखिया, पैसरा और बिरभानपुर ये भी उसी के लगभग सटे हैं, ठीक है। लेकिन यह कमांड होना चाहिए और हमें भी यह नहीं पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हम भी देख कर बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़े हैं लेकिन फिर भी हमको याद नहीं हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पशानिक स्थल है महदाहा। पश्चिम से पूर्व कहने का मतलब कि जब यूपी का मैप आप देखिएगा तो पहले महदाहा होगा, उसके बाद लेखनिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तब उसके बाद पैसरा बिहार में और बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यानी दो उत्तर प्रदेश में है और पैसरा जो है बिहार में, यानी यह पसरते बिहार में आया, उसके बाद बिरभानपुर में चला गया। जैसे कि हम गंगा नदी का उल्लेख समझिए, गंगा नदी से पड़े उत्तर प्रदेश से आया, बिहार में टच किया, पश्चिम बंगाल जाकर मिल गया, उसी प्रकार है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा। इसका ट्रिक है कि एक मानव कंकाल मतलब 3 गो, यानी दमदम नहीं होते हैं कि उसमें डालते गए तो 3 मानव कंकाल मिला, एक पर एक अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो दमदमा यानी दबा कर रखा गया, ठीक है, किसको, मानव के कब्र को। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदाहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ है, ठीक है। दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल 41 मानव शवधान ज्ञात हुए। इन शवधानों में 5 शवधान युग्म शवधान थे, यानी युग्म मतलब 2, एक शवधान में 3 मानव कंकाल थे। ध्यान देने वाली बात है कि 5 शवधान जो थे दोस्तों ये युग्म थे, यानी 5 दूना के 10, और एक शवधान 3 कंकाल थे, यानी 3 13, और टोटल हुए थे 41 को। याद रखिएगा, एक सराय नाहर राय एवं दमदमा, एक महदाहा, तीनों उत्तर प्रदेश में ही है। जो कि हम सराय नाहर और महदाहा में हम लोग देखे कि हड्डी का हम लोग स्वरूप पढ़े थे कि यहाँ से प्राप्त हुआ था। लेकिन दमदमा, हड्डी तो तीनों जगह है, लेकिन दमदमा में दबाया गया, मानव को 3 कंकाल मिला। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो देखिए हम अभी बता रहे थे आग पहिया कृषि के बारे में, यहाँ बोल रहे कि खदानों का कृषि, यानी कृषि कब उठता, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। यानी आग एवं पहिया का जो हो जाएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल और कृषि नवपाषाण काल, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, ध्यान देने वाली बात है, यह मानव का बोर्ड है। मानव का साक्ष्य दोस्तों नर्मदा घाटी में, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा घाटी में मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है और नर्मदा घाटी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। यह बोल रहा है कि नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में हुआ था, ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में, अभी ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, नर्मदा नदी घाटी में, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, जौ, ठीक है, मानव द्वारा जौ, उसके बाद गेहूं, तब चावल, मक्का, बजरा, सोरधम, राई और जई। 8 प्रकार के चावल है जिसका उपयोग आधुनिक मानव द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए कि कृषि के प्राचीनतम, इसमें भी 2 चीज़ें आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी जो नवपाषाण काल में कृषि हम लोग पढ़ेंगे, तो कृषि जो है दोस्तों ये लहुरा देव से मिलती है। इसके अलावा आप मेहरगढ़ का भी जिक्र देखिएगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। नवीनतम खोजों का अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव से मिला है, ठीक है। 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी लहुरा देव से क्या मिला, चावल, ठीक है। लहुरा देव से क्या मिला, चावल। लेकिन इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि ये जो खोज हुआ
इसके पहले उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व यानी इसके पहले भी सबसे मतलब पूछे अगर लहुरा देव ना रहे या पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल थे, जैसे कि हमारा भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा थे। ठीक है, तो उसी में पूछ रहा है। तो अगर आपका मेहरगढ़ नहीं है ऑप्शन में तो आप लहुरा देव मारिएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आजकल डिफाइन दे देगा लहुरा देव के पहले तो मेहरगढ़, आसानी से मार दीजिएगा, जहाँ पे 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, गेहूं के साक्ष्य, और लहुरा देव में हमारा चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य यानी प्राचीनतम जो है वह कोल्डिहवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले, यानी कोल्डिहवा से चावल की भूसी का साक्ष्य मिल चुका है। ठीक है, और वही लहुरा देव हम देखें तो लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, पता है, तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में नहीं होने की स्थिति में मेहरगढ़ होगा, क्योंकि लहुरा देव के पहले मेहरगढ़ था। देखिए, और लहुरा देव पूर्णतः भारत में है, और ये जो मेहरगढ़ है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो याद देने वाली बात है कि तीनों चीज़ हम लोग यहाँ देखें, लहुरा देव जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, जो कि इसके बाद इसका खोज हुआ, और मेहरगढ़ पहले खोज हो चुका था, और एक हम कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज बेलन नदी घाटी के तट पर है, यहाँ पे चावल के भूसी मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोल्डिहवा है, मेहरगढ़ है, लेकिन यहाँ पे लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है। अभी हम लोग देखिए कि अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं हो तो हम मेहरगढ़ मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे वह ऑप्शन में नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो गए? फिर यहाँ पे दोस्तों कृषि आया, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य अभी हम लोग लहुरा देव और मेहरगढ़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। ठीक है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप अभी हम बताएं कि इसमें अन्य देश भी शामिल थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभिक प्रमाण मिला था? यानी कृषि के अभ्युदय का मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र का मतलब ये वाला क्षेत्र जहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन में आप जब देखिएगा तो यहाँ भी लहुरा देव नहीं है, तो यहाँ मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी। भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो देखिए कृषि एवं पशुपालन दोनों एक साथ है, तो कृषि एवं पशुपालन, तो हम लोग कृषि का तो मेहरगढ़ देख लेंगे, लेकिन पशुपालन ऑप्शन नंबर में पूछ रहा है दोस्तों, तो कृषि एवं पशुपालन दोनों एक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि का अगर हम देख रहे हैं मेहरगढ़, तो पशुपालन इसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों यहीं पे है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। अभी हमने जौ की चर्चा यहाँ पर नहीं देखा था। ठीक है, जौ का चर्चा हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन धान का चर्चा हम देखे थे, और 8 मुख्य था जिसको हम लोग यूज किए थे। ठीक है, जो हम अभी बता रहे हैं कि इसका लहुरा देव मेहरगढ़, लेकिन अन्य स्थानों से हुआ था। इसमें से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्डिहवा से लंबे समय में विश्व में धान की खेती, अभी हमने कोल्डिहवा में धान की खेती, धान की भूसी वाला देखे, इसी तरह वर्तमान में धान की खेती के प्राचीनतम प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ, धान साक्ष्य महगारा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जौ, महगारा और धान हमारा दोस्तों जौ, महगारा एवं धान दोनों का साक्ष्य यहाँ से मिला था। आगे चलते हैं, और धान का कोल्डिहवा से, यानी दोनों का साक्ष्य पूछे तो महगारा उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। देखिए प्राचीनतम अस्थायी जीवन का मतलब कि जहाँ पे कृषि पशुपालन हमारा मिले, उसका मतलब कि वहाँ पे लोग रहते थे, तो यह मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो देखिए ये बोर्ड है मध्य पाषाण, अब यहाँ पे मध्य पाषाण का शब्द आ गया। तो देखिए मध्य पाषाण के समय में हमारा बागोर, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, बागोर जो कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। देखिए पशुपालन के प्रारंभिक सच मध्य प्रदेश के नर्मदा नगर के निकट आदमगढ़
पूरा स्थल और राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में बागोर में मिलती है। ठीक है, बागोर जो कि हम लोग पहले भी शुरुआत में क्वेश्चन देखे थे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चालकोलिथिक युग में हमारा तांबा आता है, यानी ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक युग में तांबा आता है। आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए यह नहीं दिया गया था पहले, ये देखिए आरएस और आरटीएस, ये मुझे नया क्वेश्चन मिला। आहारवारी तांबा गलाने जानते थे, मतलब आहारवारी जो थे वो लोग तांबा गलाते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवारियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि आहार में ही मुख्यतः जुड़ा हुआ है। आहार वाले लोग धातु का काम करते थे, काटते थे, गलाते थे और उसको नए नए चीज़ बनाते थे। ठीक है, 3 सही है। यहाँ काले लाल रंग के मृदु भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो देखिए यह 4 भी सही है। यहाँ पे काले लाल मृदु भांड मिले हैं दोस्तों। इसके अलावा ए भी सही है। यहाँ चावल से लोग परिचित नहीं थे, ये बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही है और 2 इसमें गलत है। यहाँ पे काले मृदु भांड मिले थे दोस्तों। ठीक है, काले मृदु भांड मिले थे। अगला है कि आहार संस्कृति के लोग कृषक एवं पशुपालक भी थे, यानी वहाँ पे चावल की भी खेती होती थी, गेहूँ की भी खेती होती थी, यानी कृषि की साक्ष्य थी। यानी वहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो चारों सही हो सकता था अगर कहता कि कृषि का साक्ष्य है। ठीक है, आगे चलते हैं कि आहार का अन्य नाम तांबोती था। यहाँ पे लोग तांबा के मुख्यतः यूज करते थे, तांबा वाला स्थान था। तो आहार मतलब क्या है? तांबा वाला स्थान था, उसको गलाना, नए नए चीज़ बनाना, वहाँ पे आहारवारी व्यवस्था में प्रचलित था। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कि आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृति स्थल है। यानी आहार व्यवस्था जो हम लोग देख रहे थे यह राजस्थान से मुख्यतः संबंधित था। आज भी आप राजस्थान के क्षेत्र में देखिएगा कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो आप हमारे बिहार में, अन्य राज्यों में जाकर लोहा को पीटते हैं, अन्य चीज़ें बनाते हैं, गलाते हैं और जैसे कि आप देखिएगा कि सब लोग आके बेचते भी हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी दोनों बोल रहा है कि पाषाण काल पुराना से लेकर अभी तक कहाँ पे मिले हैं? तो मेहरगढ़, जो कि हम लोग मेहरगढ़ बार बार देख रहे हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में है। ठीक है, नौदा तोली का उत्खनन किसने किया था? तो देखिए नौदा तोली के HD संकालिया ने किया था। नौदा टोली दोस्तों मध्य प्रदेश के स्थित एक जगह है। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। यह इस स्थल के महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, लगभग 1500-1300 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। नौदा टोली किस स्थान में, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी इसमें क्या होगा? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी बृहत पाषाण, यानी बहुत बड़ा पाषाण काल में बहुत बड़ा जगह था, स्मारक था, वहाँ पे मृतक को दफनाने वाला स्थान था। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया है कि नवपाषाणी युग दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधि को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण एवं मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुंड स्टोन एवं कंदुरई मेहिर। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी काल स्थल से थे? याद रखिएगा राख का टीला है, ये है संगन कल्लू। ये भी हम क्वेश्चन राख का टीला वाला मुझे एक बार क्वेश्चन आया था सेट में, तो मुझे याद नहीं था, मैं उसी में से याद है कि राख का टीला संगन कल्लू। कैसे याद कर ली? मतलब राख जब आप मुंह में लगाइएगा तब काले हो जाइएगा। ठीक है, मतलब हमको याद नहीं, जब सेट में गलत हो गया तब से हमारा आज तक याद रहता है कि राख मुंह में लगाने पर लोग काले हो जाते हैं। तो सगन कल्लू कर्नाटक में मैसूरी के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाणिक पुरास्थल राख के टीले का प्राप्त है। ठीक है, तो कल्लू काला होना है राख लगाकर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, ठीक है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र मिले हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोग लिखा भीमबेटका, जहाँ पे हमारा हिरण, सांभर, हाथी का मिला है। भीमबेटका कहाँ स्थित है?
तो अगर जिला पूछे दोस्तों तो अब्दुल्लागंज रायसेन जो कि मध्य प्रदेश जिला में है। भारत में शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र, तो ये भी भीमबेटका। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी होती है और यही करता है घटना चक्र की खासियत। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये थे दोस्तों V.S. वाकनकर। ठीक है, V.S. वाकनकर। ठीक है, V.S. वाकनकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1997 में B.S. वाकनकर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा B.S. वाकनकर। भीमबेटका किसने खींचा था? ऑप्शन नंबर सी, हम लोग B.S. मतलब डॉक्टर विष्णुधर, B.S. जो हम लोग पढ़ रहे थे विष्णुधर वाकनकर। अगला है कि गैरिक मृदुभांड पात OCP का नामांकन हुआ था। तो OCP का हस्तिनापुर में, OCP का नामांकन हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदुभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदुभांड कहा गया है। तो गौरिक मृदुभांड में OCP, याद रखिएगा OCP, गौरिक मृदुभांड जो कि हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है हरियाणा में। इसकी खुदाई बीबी लाल 1950 से 52 में किया था, हस्तिनापुर। तामाशे काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो देखिए, ताम्रा से मतलब जब आगे तांबा का खोज हो चुका तो यह मतलब समझिए तो ये लोग सीख चुके थे। ठीक है, मतलब अच्छे हो चुके। तो घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। आज भी हम लोग उत्तर से दक्षिण को ही सुलाते हैं। यानी तामाशे के मतलब कि जब तांबा की खोज हो चुकी थी तो तांबा की खोज आगे हुआ, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक संस्कृति जोड़वे संस्कृति, यानी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को जोड़वे संस्कृति भी कहते हैं। अभी हम लोग चलकुलिथिक भी देखा था ताम्रपाषाण में नेवासा, डैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि प्रस्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श से दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी एवं हड्डी, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल? तो देखिए, दोनों को मानव कंकाल, दोनों को बुर्ज होम, यानी बुर्ज होम, कोई भी घर है उसमें कुत्ता और मानव दोनों को एक साथ रखा गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्ज होम नौपाषाण मतलब पूरा मध्य के बाद अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। गर्तवास, गड्ढों वाले घर भी इसकी प्रमुख विशेषता है। पूछता भी है कि गर्तवास का साक्ष्य कहाँ मिले, तो वो भी उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, जम्मू कश्मीर में ही है। निम्नलिखित में से यहीं पर गर्तवास में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ता। निम्नलिखित में किस स्थान में मानव के साथ कुत्ते को अभी हमने देख लिया था? बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर ए, गर्तवास के साक्ष्य बुर्ज होम। निम्नलिखित मिलान कीजिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। देखिए, अभी हमने बुर्ज होम से ही छाटेंगे। अभी हमने बुर्ज होम को कहाँ देखा था? नवपाषाण काल में। ऑप्शन में चलिए हमने सी का 2, देखिए सी का 2 किसने है? ऑप्शन नंबर बी में। और देख लीजिए सी का 2 किसने है? ऑप्शन नंबर सी में। अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर बी और सी, एक से हमने पकड़ लिया था, यानी बी और सी में ही होगा। आगे हम देखेंगे, आगे हम पकड़ेंगे। अब हम भीमबेटका गुफा देख रहे हैं दोस्तों। तो भीमबेटका गुफा जो था वो हम पहले भी देखे थे कि भीमबेटका जो है, अभी हमने मध्यपाषाण काल पढ़ रहे थे और पुरापाषाण काल कहाँ से था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमने छाटा था कि बुर्ज होम नवपाषाण काल में, यानी सी के 2। तो सी के दो में ये ऑप्शन नंबर बी में है। और पुरापाषाण काल में दोस्तों बनास घाटी, ठीक है। और मध्यपाषाण काल में हम अभी देखे थे भीमबेटका गुफा, अभी पूछते आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों बी का 1 हो गया। अब बच गया हमारा डी। तो डी के अब हम लोग डी के क्या देख लेंगे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पुरापाषाण काल में सोन नदी घाटी और यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में हमने देख रहे हैं बनास घाटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरापाषाण काल से संबंधित हो जाएगा सोहन एवं सोन नदी घाटी। मध्यपाषाण काल में हमने अभी देखा था भीमबेटका गुफा, नवपाषाण में बुर्ज होम और ताम में बनास घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 2 को मिलाना है। ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि नेवासा का, अभी हमने नेवासा मुख्यतः महाराष्ट्र में पढ़ा था। ठीक है, नेवासा हमने महाराष्ट्र में अभी जस्ट हम जब डिस्कशन कर रहे थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो नेवासा। ठीक है, और डिडवाना दोस्तों हमारा पड़ता है राजस्थान के क्षेत्र में। डिडवाना कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान के क्षेत्र में। तो एक तो हम पकड़ ले, क्योंकि डिडवाना आज भी हम लोग जानते हैं कि डिडवाना राजस्थान, यानी सी का 1। तो सी का 1 देखिए तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही है। और ए का 3 हमने महाराष्ट्र देख लिए। तब बी का 4 यानी गुडियाना गुफा कर्नाटक में है। ठीक है, और ईशमपुर दोस्तों हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ईशमपुर तमिलनाडु में।
अगला क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि बुर्जहोम, चक्रकेतुगढ़ एम गणेश्वर। बुर्जहोम हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? बुर्जहोम हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या किया गया था कि दफनाया गया था, ठीक है। कौन सा? कुत्ते और कंकाल। ठीक है। शैलकृत देव मंदिर, देखिए शैलकृत देव मंदिर के लिए बुर्जहोम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहले ही छट गया, यानी एक नहीं होगा, यानी ए और ए वाला नहीं होगा। अब जो होगा सी और डी होगा। तो देखिए चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, यह सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति, ये भी सही है, ठीक है। अभी हमने चंद्रकेतुगढ़ का एक जिक्र भी देखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। बुर्जहोम नामक नौपाषाण, मैंने बुर्जहोम क्या है? नौपाषाण। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भीमबेटका का है मध्य, बुर्जहोम हमारा नौपाषाण जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में अवस्थित है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने की थी। डी टेरा एम पीटरसन। गर्तवार साक्ष्यों की प्राप्ति हुआ। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, गणेश्वर राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों कि विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये हो जाए लिखनिया। ये क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? अभी हम लोग मानव कंकाल जो 46 मानव कंकाल हम लोग देख रहे थे, उसमें था कि हमने देखा कि 5 मानव कंकाल युग में था और एक हमारा 3 मानव कंकाल था जो दमदमा में हमने देखा। लेकिन यहाँ बोले सर्वाधिक मानव कंकाल विंध्य क्षेत्र, ये लगा दिए स्पेशल विंध्य क्षेत्र। JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखनीय शिलाश्रय में 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों में 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ठीक है। 17 मानव कंकाल। लेखनीय में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है, ठीक है। किनके अनुसार? ये अन्य वैज्ञानिक थे अमेरिका के, इनके अनुसार। अगला है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में अभिकथन ए दूसरे का कारण कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी से प्रव्रजन किया, मतलब वहां से हटे। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी जलवायु परिवर्तन भूतन काल में यहाँ से हटने का कारण क्या था? तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि जी शर्मा ने सराय नहर से खुदाई के बाद अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था, यानी वहाँ से अलग गए थे। यहाँ बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी लोग नूतन भूतन काल में मतलब जो अंत लास्ट काल चल रहा था, प्रव्रजन मतलब लोग यहाँ से हटकर दूसरे जगह जाना, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के कारण, तो जलवायु परिवर्तन दे ही रहा है कि अधिक गर्मी, जलवायु परिवर्तन ही तो अधिक गर्मी कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों एवं मंत्रालय में से किसका संकलन करता कार्यालय? देखिए जब हम पढ़े थे तो यह दूसरा या तीसरा 19 वाला बुक में, लेकिन यह आगे दे दिया, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1814 से 1843 के ब्रिटिश वो एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट था, भोपाल में यह करेंट का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत ही फेमस हुआ था। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश के सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में। अब इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होता है, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जब ये मेरा काल समाप्त हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जस्ट इसके बाद सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता 2 चैप्टर खत्म हो जाएगी जब, तो हम 1 से ज़्यादा चैप्टर को इंक्लूड करेंगे कि ये थोड़ा सा ये क्रिटिकल चैप्टर है, ठीक है।